अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। आज बात करेंगे बड़ी अदालत में चलने वाले बड़े केसेस की। एवन फील्ड के बाद नवाज शरीफ अल अजीज़िया केस से भी बरी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला कल अदम करार दे दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी रेफरेंस की समाअत 11 साल बाद हुई। अदालत ने केस पर 9 मुआवनीन मुकर्रर करते हुए समाअत जनवरी तक मुलतवी कर दी। साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन PTI शाहमूद कुरैशी पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। इसके साथ नाज़रीन बात करेंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग में ठनी हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज मियां साहब को हदफ तनकीद बनाया। पंजाब में सियासी मैदान भी गर्म है। पीपल्स पार्टी ने आज नून लीग के गढ़ गुजरांवाला में सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया है। और इसके साथ आपको बताएंगे कि निगरान हुकूमत का वक्त तो कम है, लेकिन तरक्याती मंसूबों पर चौथा गेर लगा हुआ है। एक्निक ने मजमूई तौर पर 372 अरब रुपए मालियत के मंसूबों की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। सवाल यह है, कम वक्त में ये मंसूबे मुकम्मल हो पाएंगे और फंड्स पर चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? प्रोग्राम में इस इशू पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल और लीगल जो सिचुएशन बनी हुई है उसके ऊपर, और इन इश्यूज पर बात करने के लिए स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं साकिब बशीर साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, और उसके साथ टेलीफोन स्काइप पर हमारे साथ होंगे माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। साकिब साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा बिलखसूस अल अजीज़िया केस के हवाले से, जहाँ पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को अल अजीज़िया स्टील मिल रेफरेंस केस में भी बरी कर दिया है। नैब ने रेफरेंस फाइल किए और नैब की तारीख और पाकिस्तान के तारीख का ये सबसे बड़ा केस था, जब एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उनको पहले नाहिल किया गया, ओहदे से अलग किया गया और फिर रेफरेंस फाइल हुए। तो नैब ने किन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बुनियाद के ऊपर ये रेफरेंस फाइल किया था? और एहतसाब अदालत को में आपने सारे केस को कवर किया था, एहतसाब अदालत ने कौन से ऐसे एविडेंस थे जिसके ऊपर उन्होंने सजा सुनाई थी और अब हाई कोर्ट में आके वो एविडेंस गायब हो गए? बहुत शुक्रिया सर। इसमें जो नैब ने जब सज़ा हुई एहतसाब अदालत से नवाज शरीफ को, और नैब ने वहाँ पे जो सबूत पेश किए जी, उनको मैं कहूँगा कि वो पुरानी नैब थी। अभी जो एक नई नैब जो है वो नवाज शरीफ साहब के केसेस में पेश हो रही है। अब ये कहना कि नवाज शरीफ साहब के केसेस में जो नैब के सबूत मौजूद थे लेकिन नई नैब जो है उसको कलेक्ट नहीं कर सकी, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब सबूत भी नहीं थे, मतलब तब जो है अब जो एविडेंस कलेक्ट करना था वो उन्होंने नहीं किया। उसकी मिसाल सिंपल और सादा सी मैं दूंगा। पिछले 6 साल से हम ये केस कवर कर रहे हैं। जब भी किसी अदालत में भी किसी लम्हे भी नैब से बात हुई है, किसी अदालत ने पूछा है, उन्होंने कहा हमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 रेफरेंस दायर कर रहे हैं, JIT बनी, JIT ने रिपोर्ट बना के हमें दी और हमने उस पर रेफरेंस दायर कर दिया और उसके बाद सजाएं हो गई। हर अदालत ये पूछती रही है कि आप एक इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन एजेंसी हैं, आपके तफ्तीशी अफसर ने अलग से इसको इन्वेस्टिगेट करना था, अपना जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना था और आपने उस पर एविडेंस लेके आना था। ठीक, अब आज तक वो नैब उसको सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर ये डिफेंड करता रहा है। आज जो नैब प्रोसिक्यूटर वहां पे पेश हुए, अदालत ने पूछा कि आप कोई ऐसी दस्तावेज दिखा दें कि अल अजीज़िया जो स्टील मिल थी या हिल मेटल जो स्टील मिल वहां पे फैक्ट्री लगी सऊदी अरेबिया में, तो वहां पे नवाज शरीफ साहब ने यहां करप्शन की, और वो पहले बताएं कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे उस वक्त, फिर उन्होंने करप्शन की, करप्शन का पैसा बैरून मुल्क वो लेके गए और वहां पे जो है वो फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी। तो अब नैब को ये कहा कि आप एविडेंस बताएं। उन्होंने कहा जी रिकॉर्ड पे मौजूद है। उन्होंने कहा रिकॉर्ड पे क्या मौजूद है? उन्होंने कहा रिकॉर्ड पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मौजूद हैं, और उन्होंने कहा अब दिखाएं। वो रिकॉर्ड पे उन्होंने देखे तो वो सारे फोटोकॉपीज थी। अब कोई ये समझेगा कि फोटोकॉपीज को क्या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? इस्तेमाल किया जा सकता है। राजा साहब जो है वो इस हवाले से मजीद जो है बेहतर बताएंगे। फोटोकॉपीज तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब फोटोकॉपी करने वाला बंदा आके बयान दे कि ओरिजिनल जो है वो मेरे पास था, उसकी मैंने फोटोकॉपी की और उसके बाद इनके हवाले की और ओरिजिनल फाइल फलां जगह पे रख दी। इस तरह अच्छा साकिब साहब, मैं यहाँ पे ये जरूर जानना चाहूंगा, जब ये मामला साहब अदालत में आया, यही पोजीशन थी जिससे आपने एक्सप्लेन की और यही फोटोकॉपियाँ थी, और उस वक्त डेफिनेटली जो नवाज शरीफ साहब के वकला थे उन्होंने इस पॉइंट को चैलेंज किया होगा, टेकअप किया होगा। उस वक्त फिर एहतसाब अदालत के जज ने किस बुनियाद के ऊपर ये फैसला दिया था जिसमें उनको 7 साल की सजा सुनाई गई थी? उनके पास कोई ऐसा कोई नाब का लॉ का सहारा लिया गया था या कुछ और फैक्टर्स थे जिसकी वजह से डिसाइडेड था कि सजा हर सूरत सुनानी है? डिसाइडेड था मेरा ख्याल है, क्योंकि यही सवाल जो बेंच है उसने जो नवाज शरीफ के वकील हैं और फिर नैब प्रोसिक्यूटर से ये किया कि जब ये कुछ था तो जज साहब ने कैसे सजा दे दी?
तो अमजद परवेज ने कहा कि हमने उस वक्त भी ऑब्जेक्शन रेज किया था, हमारा ऑब्जेक्शन आज भी रिकॉर्ड पे है। तो ऑब्जेक्शन लेके जज साहब ने नैब को भी सुन के तो हमारा ऑब्जेक्शन जो एप्लीकेशन थी वो डिसमिस की और उन्होंने कहा इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना दें, ये फोटोकॉपी जो है रिकॉर्ड का हिस्सा बना दें। और ये सारा इसके इर्द गिर्द मामला घूम रहा था। फिर एक और बात जो स्टार विटनेस थी इसमें वाजिद ज़िया साहब, अब वाजिद ज़िया के हवाले से उन्होंने आज जो जरा पड़ी उसमें उन्होंने कहा कि वाजिद ज़िया ने कहीं पे एडमिट नहीं किया कि जो नवाज शरीफ है उनका कनेक्शन उन्होंने निकाल दिया अपने बेटों के साथ, उन्होंने यहाँ पे पैसे वहाँ पे मुंतकिल किए और ये सारी चीज़ें। तो मैं यहीं से मैं आप बात आपकी कंटिन्यू करूंगा, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। राजा आमिर बाद साहब आपसे जानना चाहूंगा, इस पूरे केस की प्रोसीडिंग्स आपने भी ऑब्जर्व की, नैब का बैकग्राउंड और आप हर लिहाज से आप भी बड़ा शानदार तजर्बा रखते हैं। क्या फोटो कॉपीज के ऊपर जब सजा सुनवाई जा रही थी या सजा सुनाई जा रही थी उस वक्त इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे जब ये मामला एपलेट कोर्ट में जाएगा तो ये मामला खत्म हो जाएगा, ये सजा कलअदम हो जाएगी, या इस केस के अंदर कुछ ऐसे फ्लॉज हैं जिसको नैब ने, जिसके पास अगर वक्त होता या नैब एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक्स्ट्रा वक्त हासिल करती, रेलिवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हासिल किए जाते और फिर रेफरेंस फाइल किया जाता, कहां पे बड़ा एक ड्रॉबैक आया जिसकी वजह से नैब को आज इस दिन का सामना करना पड़ा? देखिए, नैब ने जब ये रेफरेंस फाइल किया था तो नैब के ज़हन में था कि आज हम रेफरेंस तो फाइल कर रहे हैं लेकिन हमने कल को रिलीफ भी देना है, मियां साहब को इस रेफरेंस से बरी भी कराना है। अच्छा, ये उस वक्त उनके ज़हन में था? कमर जमान चौधरी साहब उस वक्त नैब के चेयरमैन थे। ठीक है, ये जो आज अदालत बार बार पूछती है जी, अदालत पूछती है कि जी नैब ने कि जो इन्वेस्टिगेशन है, जो JIT थी वो नैब की तफ्तीश नहीं कहलाती, लेकिन जो तफ्तीशी अफसर होता है वो नैब का होता है और उसने ये केसेस हैं बेसिकली एसेट्स बियॉन्ड नॉन सोर्स ऑफ इनकम। तो सबसे पहले आपने कहना है कि जी मियां साहब की इनकम इतनी थी एज ए पब्लिक ऑफिस होल्डर। वो अदालत इन तमाम केसेस में उनसे पूछती रही और उन्होंने एक चार्ट बनाना होता है, जो कि ये बात नहीं कि उन्हें नहीं पता, जो एक आम आदमी का केस होगा उसमें आपको पूरा वो चार्ट नजर आएगा कि जी इनकी इनकम इतनी है और इनकी जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू इतनी है, इतने वैल्यू है, और उसमें एक फार्मूला होता है कि जी अगर 1 करोड़ इनकम है तो चले एक्सपेंडिचर 70 to 75% लगाया जाता है और बाकी चले सेविंग होगी। तो ये तमाम चीजें नैब के इल्म में थी, लेकिन उन्होंने दानिस्ता गैर दानिस्ता अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस वक्त इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया, इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बनाया। आपको याद होगा कि जब एवनफील्ड का केस चल रहा था तो अदालत पूछती थी कि जी ये एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स की क्या कीमत होगी, तो वो कहते थे गूगल करके आप देखिए आपको पता चल जाएगा। और इसी तरीके से वो पूछते हैं कि जी बताइए मियां साहब के इल्म में है लेकिन इन्होंने वो चीजें नहीं की। तो जब ये चीजें नैब कर रही होती है और ऐसे रेफरेंस अशरफिया के बना रही होती है तो यकीनी तौर पे नैब चूंकि एक पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग का एक सर्टिफाइड अदारा बना हुआ है, तो उन्होंने वो केसेस कमजोर बनाए। फिर ये हमारा 30-32 साल का तजर्बा है कि जब जजेस ने भी कोई प्रेशर में जजमेंट्स देनी होती हैं तो वो समहाउ और द अदर उसी फैसले में इतनी कमजोरियां छोड़ देते हैं कि जी सजा तो दे रहे हैं पर आगे जाके तुसी 1 मिनट च बरी हो जाओगे। तो राजा साहब, अगर केसेस ऐसे बनेंगे, इस सोच के साथ बनेंगे, इन प्रेशर में बनेंगे, तो फिर सोसाइटी का, मुआशरे का, अवाम का जो अपने निज़ाम इंसाफ के ऊपर एक एतमाद होता है, जो एक भरम होता है, वो तो ख़त्म हो गया। तो फिर कैसे इस निज़ाम के अंदर आप करप्शन के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ आगे जारी रख सकते हैं? देखिए, करप्शन के खिलाफ बिल्कुल मजीद कार्रवाइयाँ रहेंगी। तो करप्शन की बात जो हो रही है ना कि जी उसको कैसे खत्म होगा, जब आपने मियां साहब को निकाला किस तरह, वो ही वॉज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जो वो जजमेंट है, मुझे भी आज भुट्टो साहब का केस लगा और सारे लोग शर्मिंदा है कि ये जजमेंट कैसी जजमेंट दे दी गई जिसको अदालतें खुद भी रेफर नहीं करती। इसी तरीके से मेरी समझ में तो वो बेटे से तनख्वाह ना लेने वाली जजमेंट भी नहीं आई कि जी अकामा था और बेटे से तनख्वाह नहीं ली, और एक पब्लिकली चोजन जो प्राइम मिनिस्टर था उनको आपने उठा के घर भेज दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया ताहयात। तो जब ऐसे केसेस इनिशिएट होंगे, आपके करप्शन के केसेस और हैं, अगर आप एवनफील्ड के या नैब के केसेस को सही चलाते, लेकिन उसमें भी आप देख रहे थे कि हमारे सिस्टम में
अदालतों को JITs बनानी पड़ गई। अब एक आम केस में तो JIT नहीं बनती, ठीक, क्या वजह थी वो JIT बनी? और फिर अगर वो मॉनिटर कर रहे थे जज साहब। बिल्कुल ठीक। मैं साकिब साहब आपसे जानना चाहूंगा इसी क्वेश्चंस को ऐड करते हुए, उस वक्त क्या ऐसी जरूरत पेश आई थी जो अभी राजा साहब ने पॉइंट आउट किया कि JIT बनाना पड़ी, और उसके साथ वाजिद ज़िया साहब जो JIT को हेड कर रहे थे उनका अपना बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा था करप्शन के खिलाफ, वाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात के हवाले से, FIA के अंदर बहुत अहम तरीन ओहदे पर थे, तजर्बा था और सपोर्टिंग जो उनको मुख्तलिफ इदारों की जो सपोर्ट थी वो भी हासिल थी। लेकिन उसके बावजूद वो इतना वीक केस क्यों उन्होंने बनाया? ये जिस तरह राजा साहब ये बात कर रहे हैं कि किसी लेवल के ऊपर ये क्लैरिटी थी कि इस केस को बनाना ही वीक है, फॉर टाइम बीइंग एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है और माजी में उनको इससे इक्विटल का रास्ता भी ओपन रखना है, आपके एक्सपीरियंस की रोशनी में? अब बिल्कुल वो यकीनी तौर पर एक्सपीरियंस थे, लेकिन प्रेशर भी होता है और तब भी था, और एक चीज़ तय थी कि आपने ये कंक्लूड करना है। फिर ऊपर मॉनिटरिंग जज भी मौजूद थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के, जो देख रहे थे। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पब्लिक ऑफिस होल्डर का जो इल्ज़ाम लगाया गया मियां साहब पे, तो ये एक सिंपल सी मिसाल है कि अल अजीज़िया जो स्टील मिल है 2001 में वहाँ पे सऊदी अरब में बनी, और जो हिल मेटल है 2005 में जी। अब वो कहते हैं कि ना तो 2001 में हम थे पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, ना 2005 में थे कि 12 अक्टूबर 99 जो है वो वहाँ तब से लेकर मेरे ख्याल मियां साहब 2013 में फर्स्ट टाइम जो है पब्लिक ऑफिस होल्डर बने। तो वो कहते हैं कि इस दौरान तो हम पब्लिक ऑफिस होल्डर ही नहीं थे। तो नैब की उस सारी जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि अब पब्लिक ऑफिस होल्डर होना जरूरी है, उसके बाद बाकी चीजें चलनी है, कि पब्लिक ऑफिस होल्डर था, करप्शन भी की, और उसके बाद सारी चीजें आगे बढ़ती गई। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ से इत्तेफाक करूंगा। अब बज़ाहिर तेज़ी से वो उस वक्त जो है वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून है या जो शरीफ फैमिली है, उनके वकला ने कानूनी ग्राउंड्स पर ये सारा जो लड़ा। आपने एक सवाल किया था कि फिर क्यों सजा दी गई। उस वक्त जो हुसैन नवाज थे उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था, मियां साहब ने एक नेशनल असेंबली में एक पार्लियामेंट में तकरीर भी की थी, एक जो है वो उन्होंने कौम से भी खिताब किया था जिसमें उन्होंने ये मामला क्लियर करने की कोशिश की थी। लेकिन ये तीनों चीजें उन्होंने कभी भी अपने डिफेंस में नहीं ली। वो प्रोसिक्यूशन लेके आ गई कि ये इन्होंने कहा हुआ है और इसका डिफरेंट है, तो वो प्रोसिक्यूशन अब जो पॉइंट लेके आ रही थी उनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाने थे, सिर्फ हवा में नहीं कि फलां। तो क्या उस वक्त का जो हुसैन नवाज का इंटरव्यू था, ये मियां साहब की तकरीर थी, वो उनके गले पड़ गई? अब तक जो फैसले हुए वो आज उस पे बात हुई, आज अमजद परवेज ने कहा कि अगर वो भी अगर आप ले आए तो वहां पे भी ऐसी क्लैरिटी के साथ उन्होंने उन जो दो स्टील मिल्स हैं इनकी मलकियत, ना तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरी मलकियत है, ना हुसैन नवाज ने किसी इंटरव्यू में कहा कि वो जो है वो मेरे वालिद की मलकियत थी और उन्होंने पैसा जो है भेजा था। तो उन्होंने कहा कि उन इंटरव्यूज में भी कहीं मौजूद नहीं है, लेकिन शायद उससे कुछ चीजें अखज़ करके और जज साहब ने फिर जो है वो सजा सुनाई। बिल्कुल ठीक। हमें खेलदास साहब ज्वाइन कर रहे हैं। खेलदास साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सब आप सुन सकते हैं हमें? जी बिल्कुल जी। खेलदास साहब, आपने देखा होगा आज आपके कायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दूसरा एक अहम केस था अल अजीज़िया स्टील मिल का, उसमें भी बरी हो गए, और आज हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और शारह दस्तूर पर एक मरतबा फिर मिठाई के डब्बे खुले और खूब मिठाइयाँ चली। तो सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि अब बरीयत तो हो गई, एक छोटा सा मामला है जो कि सुप्रीम कोर्ट में है तायात अहली से मुतल्लिक, उसके अलावा तो मियां साहब की अब सारे जो रुकावटें थी वो ख़त्म हो चुकी। लेकिन जो मियां साहब का वो दावा था, वो मुतालबा था कि जिन लोगों ने जाली मुकदमात बनाए उन्हें सजाएं दिलवाई, मुझे क्यों निकाला कि उन्होंने बात की थी, वो चाहते हैं कि वजारत आला या वजारत उज़्मा मिलने से पहले उनका एहतसाब होना चाहिए। क्या नून लीग अपना इस मुतालबे पर कायम रहेगी और आने वाले दिनों में कोई अमली इक़दाम करेगी इक़्तिदार में आकर? देखें, जब 2017 में ये सारे पेशियां होती थी, हम भी वहाँ मौजूद होते थे, मीडिया भी थी, और वहाँ पे जब उनको सज़ा सुनाई गई, मियां नवाज शरीफ साहब ने, हमारे कायद ने वहाँ पे एहतसाब अदालत के बाहर खड़े होकर कहा था कि मैं अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, और उसने अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ा और अल्लाह ने उसको सुरखरू किया है, और वो सारे किरदार भी बेनकाब हो चुके हैं जिन्होंने ये सारी साजिश की। और हम समझते हैं ये नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ साजिश तो थी, मगर इस मुल्क के साथ, इस 22 करोड़ अवाम के साथ भी साजिश की, और ये सारे किरदार एक एक होकर जो भी लोग हैं 5-6, वो कौम के सामने, दुनिया के सामने आ गई है, वो तारीख़ के कटोरे में, एहतसाब के कटोरे में आ चुके हैं। और ये
मैं समझता हूँ कि आज जो नवाज शरीफ साहब सुरखरू हुए, ये एक इंसाफ की फतह हुई है। और ये आप खुद भी कह रहे हैं और सब कह रहे हैं कि ये जाली केसेस थे, और कई ऐसी शहादतें भी मौजूद है, ऐसे रिकॉर्ड भी मौजूद है चीज़ें। अब हम समझते हैं जिन्होंने इस मुल्क को आज इन हालात में, इन फैसलों से, जो ये जो फैसले थे, एक शख्स को निकालने के लिए सब कुछ किया गया, तो क्या एक शख्स को सिर्फ उसने तकलीफ देखी, उसने उस नाइंसाफ़ी को देखा? हम समझते हैं कि मुल्क और कौम ने भी भुगता है। अब वक्त आएगा, और हम समझते हैं जब नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर पाकिस्तान आए थे, उन्होंने कहा था मैं किसी से इंतकाम की वो सोच लेके वो नहीं आए हैं, और वो उन्होंने पहले भी अल्लाह पे छोड़ा था और आज भी वो समझते हैं कि वो सुरखरू हुए हैं। और ये लोग जो, लेकिन खेलदा साहब, क्या ऐसे जाली मुकदमात बनाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकेगी? कुछ आपको ऐसा दिखाई देता है जब आपने मामला अल्लाह पर छोड़ा था, यह मफाहमत की नज़र ये सब कुछ हो जाएगा और फर्दर आप इसको प्रोसीड नहीं करेंगे? और कौम का एक फर्द, मैं सियासी कारकुन हूँ, पार्टी का वर्कर हूँ, वो एक अलग चीज़ है। बिल्कुल ठीक। फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कुंडी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कुंडी साहब, आज बड़ा अहम इस्लामाबाद में हमने देखा कि एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतल्लिक जो रेफरेंस फाइल किया गया तो उसके ऊपर अहम तरीन समाअत हुई। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ से मुतल्लिक जो केस था अल अज़ीज़िया स्टील मिल का, उसके अंदर उनकी बरियत हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसले को कलअदम करार दे दिया है। तो क्या आप समझते हैं कि माजी के अंदर जो सियासी इंतकाम के लिए केसेस बनाए जाते रहे, उससे हमारा जो सियासी, मुआशी और समाजी निज़ाम बुरी तरह से तबाह हुआ? अब आने वाले दिनों में जो मौजूदा लीडरशिप है वो आने वाले दिनों में ऐसे इकदाम करेगी कि जो माजी की हमारी जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको रिपीट ना कर सकें, जिससे मुल्क की सब आवाम ने नाकाबिल तलाफी नुकसान का सामना किया है, और मुस्तकबिल के अंदर ये सिलसिला रुक सकेगा, या आने वाले दिनों में भी जिस वक्त सियासी चप्पलें चल रही है ऐसे केसेस बनते रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपका बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा सवाल किया है। और आज भी बिलावल साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात की सुप्रीम कोर्ट के बाहर कि आज तारीख दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके उस शख्स को जिसने इस मुल्क को आइन दिया है, एटमी कुव्वत बनाया है और सब कुछ किया, उसके साथ जो सलूक हुआ आज तक उसको इंसाफ नहीं मिल सका। और एक ऐसा जो है तारीख सेट की है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे कोई चीज़ ना हो। और दूसरी बात यह है कि जो मियाँ साहब की आपने बात की है, देखिए माजी में जिस स्पीड से केसेस बनाए गए उसी स्पीड से आज वो बरी भी हो रहे हैं जी। अब बात यह है कि माजी के फैसले गलत है या आज के फैसले गलत हैं। जब तक इस मुल्क में अदल और इंसाफ नहीं होगा, सजा और जजा नहीं होगी, तो इस किस्म के जो है ये चीज़ें चलती रहेंगी। लिहाजा ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए जो है बड़ा एक ऐसी चीज़ है जो अगर किसी को लाने के लिए सजाएं दी गई या आज किसी को लाने के लिए सजाएं माफ़ की जा रही हैं, तो ये हमारी अदलिया पे और अदल के निज़ाम पे बहुत बड़ा सवाल निशान है। बिल्कुल साहब, आपका बड़ा पॉइंट क्लैरिटी के साथ है, लेकिन थोड़ी मजीद क्लैरिटी लेना चाहूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या खुद इनफरादी तौर के ऊपर इन केसेस ख़त्म होने को, चलें जो जिस स्पीड से ख़त्म हुए अपनी जगह के ऊपर आपने सवाल खड़ा किया है, लेकिन किस एंगल से देखते हैं कि क्या ये मुकदमात गलत बने थे दीगर माजी में, दीगर जिस तरह आपकी सीनियर क़यादत को ऐसे केसेस का सामना करना पड़ा, या इन केसेस के अंदर कोई ऐसी जान थी करप्शन के हवाले से? चूँकि बिलावल भुट्टो आजकल बहुत क्लैरिटी से बात करते हैं और ये संगीन किस्म नवैयत के इल्ज़ामात थे और वीक प्रोसिक्यूशन की वजह से वो बरी हुए हैं पार्टी के लेवल के ऊपर, और आप खुद एज ए इंडिविजुअल इसको देखते किस निगाह से हैं? देखिए, हमने तो पहले दिन से कहा था कि नैब जो है वो अगवा बरहत अवाम का इदारा है और नैब को ख़त्म होना चाहिए, और नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है। आज आप नैब का किरदार देखें कि नैब के प्रोसिक्यूटर पहले क्या करते थे और आज क्या करते थे। पहले जो है वो चढ़ चढ़ के दौड़ते थे और कहते थे कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आज वो जो है उन्होंने बिल्कुल बहुत बड़ा यूटर्न मार के कह रहे हैं कि हम तो इसके अंदर बोलना ही नहीं चाहते और हम बिल्कुल कुछ नहीं और सब चीज़ें करें। तो आप मुझे बताएं कि वही नैब का इदारा है जो कल सजाएं दिलवा रहा था, आज वही नैब का इदारा बरी करवा रहा है। तो आप मुझे बताएं कि इसके प्रोसिक्यूशन पे सवाल चाहिए। हम ये कहते हैं कि जो PMLN हमेशा जो इदारों को सियासत में धकेलती है वो नहीं होना चाहिए। मियाँ साहब एक तासुर देना चाहते हैं आवाम को कि मुझे जो है वो सेलेक्ट कर दिया गया या मुझे लाडला बना लिया गया है और ताकि लोग मुझे वोट करें, और वो चीज़ बयानी है उनका, लोग उसको पे मान नहीं रहे हैं। लिहाजा जब आपको पता है कि माजी में भी ऐसे हुआ, एक लाडला और एक सेलेक्टेड आया और उनने कहा कि मुझे वोट करें और शायद वो फार्मूला चला,
तो मियाँ साहब भी वो फार्मूला चलाना चाहते हैं जो उनसे चल नहीं रहा, अवाम में जाने से कतरा रहे हैं। बिल्कुल इलेक्शन डिले का जो है वो चक्कर में है कि इलेक्शन डिले हो जाए, क्योंकि उनको अवाम वोट नहीं कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और 8 फरवरी को होने चाहिए। बिल्कुल ठीक। कुंडी साहब, हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा कि नून के गढ़ गुजरांवाला में आज एक जलसा किया है और आने वाले दिनों में बिलावल भुट्टो जिस अंदाज में सियासत को आगे लेकर बढ़ रहे हैं और नून लीग को बड़ी कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्या बिलावल भुट्टो की ये स्ट्रेटजी पंजाब में कुछ फ्रूटफुल साबित हो पाएगी? इसके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। साहब बशीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब ये मामला तो कंक्लूड हो चुका, एवन फील्ड से भी मियाँ साहब बरी हो चुके, दूसरी जानब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस स्टेज पर है नाअहली से मुतल्लिक मामला, क्या वो समझते हैं कि उसको जनवरी के अंदर उसने दोबारा टेकअप होने, गालबन 24 जनवरी को उस पर समात होगी, तो इस तनाजुर के अंदर मियाँ नवाज शरीफ की जो अब कानूनी पोजीशन है, क्या वो जब आइंदा इसी हफ्ते इलेक्शन शेड्यूल जारी होने का इम्कान है, उनकी अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन का, या उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा मजीद? मेरा ख्याल है इस वक्त वो, क्योंकि जो सज़ाओं की बुनियाद पर उनकी नाअहली थी, जो रेफरेंसेस थे वो तो ख़त्म हो चुकी है। आज की जो सज़ा थी इसमें भी 10 साल के लिए वो नाअहल थे, तो नाअहली भी आज उनकी इस केस में भी ख़त्म हो गई और एवन फील्ड में भी ख़त्म हो गई है। अब वो मेरे ख्याल के मुताबिक नॉमिनेशन फॉर्म जमा भी करवा सकते हैं। एक डिबेट मौजूद है, जिस तरह कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला उनके रिमार्क्स भी आए कि एक तरफ इलेक्शन एक्ट 2017 में जो पीडीएम हुकूमत ने यह कहा था कि 62(1)(f) की नाअहली जो है वो 5 साल की है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आइन की जो तशरीह की थी 62(1)(f) की नाअहली फॉर लाइफ है। तो अब जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने वहाँ कल सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल उठाया कि एक आरओ के सामने जब एक नॉमिनेशन फॉर्म आएगा उस पर अगर कोई एतराज़ आता है तो एतराज़ उठाने वाला ये एतराज़ करेगा, अगर कोई हक उसमें हुआ कि 62(1)(f) क्योंकि आइन सुप्रीम है तो आइन की जो तशरीह है सुप्रीम कोर्ट ने की है, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने और 5 साल वाले उस जो उसमें तरमीम किया उन्होंने और उसमें जो एक्ट में तरमीम की गई है वो ना माने। तो वो कहता है कि आरओ के सामने अब 2 चीज़ें होंगी, आरओ कैसे आगे बढ़ेगा, ये वो सवाल था जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने उठाया। और उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी हैं जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी, वो कन्विंस है इस बात पे कि अगर पार्लियामेंट जो है उसने कोई भी लेजिस्लेशन की है, उसकी वजाहत की है, तो उसको बहरहाल जो है वो मुकदम होना चाहिए। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज भी ऑन फील्ड है, इसलिए हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। मेरा यह ख्याल है कि सिंपल ये होगा, नॉमिनेशन फॉर्म जमा होंगे, उस पर ऑब्जेक्शन आएंगे, ऑब्जेक्शंस में अगर आरओ एक्सेप्ट करता है फिर जो हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल है उसके पास फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर यह मामला जा सकता है। अल्टीमेटली नवाज शरीफ साहब जो मुझे इलेक्शन में मतलब नजर आ रहे हैं कि उनके कहीं ना कहीं एक्सेप्ट हो जाएगी नॉमिनेशन फॉर्म। बिल्कुल ठीक, एक्सेप्ट हो जाएंगे। कुंडी साहब आप लाइन पर हैं? जी कुंडी साहब, जिस वक्त स्पीडी जस्टिस मिला है नवाज शरीफ साहब को और अब इलेक्शन कैंपेन भी आने वाले दिनों में पीक पर जाती हुई दिखाई दे रही है, इस मौके के ऊपर उनका 2 सबसे बड़े करप्शन केसेस में बरियत उनकी होना इलेक्शन मुहिम के दौरान या अवाम के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी का क्या बायस बनेगी? नून लीग को कुछ एडवांटेज होगा? बिलखसूस सिंध के अंदर वो उन्होंने एक रुख किया हुआ है वहाँ पर पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए, तो जो उनका बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले दिनों में कि मुझ पर जाली मुकदमात बनाए गए, गलत तरीके से मुझे टारगेट किया गया, मुझे क्यों निकाला गया, माजी के अंदर भी वो कहते रहे, तो आप समझते हैं कि अवाम उनके जिस स्पीड से उनको ये इंसाफ मिला है, अवाम इनसे कन्विंस हो पाएंगे, कुछ उनको पोलिटिकली एडवांटेज होगा इस मौके पर? देखिए, मियाँ साहब तो अवाम में जा ही नहीं रहे हैं और यही नहीं पूछ रहे कि मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कुछ भी नहीं कर रहे। और मैं नहीं समझता कि लोग बाय कर रहे हैं। 16 महीने तो उनके भाई की भी हुकूमत थी, उससे भी उन्होंने कोई तसव्वुर नहीं दी। तो लिहाजा जो है मैं समझता कि पंजाब की आवाम इसको बाय कर सकती है। और आप देखें लाहौर के बाद उन्होंने कोई एक जलसा भी नहीं किया और आवाम में नहीं गए, तो आवाम से कतराते हैं। उनके अपने लीडर कहने के इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए और कुछ अरसे के लिए, तो आप खुद देखें कि उस पर क्या पोजीशन होगी। खेलदार साहब, आपसे जानना चाहूंगा, पीपल्स पार्टी ने नून लीग को बड़ी तनकीद का निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है और बिलावल भुट्टो ने आज भी कहा कि मियाँ तेरे जान निसार, बशीर मेमन और राव इनवार, वो उन्होंने इस हवाले से बड़ा क्रिटिसाइज किया है। क्या राव इनवार ने जो रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान पीपल्स पार्टी पर लफ्जी गोलाबारी की, संगीन करप्शन के और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात आयद किए, क्या उसके पसे पर्दा को नून लीग की एफर्ट्स हैं या बशीर मेमन साहब ने उनको लॉन्च किया? देखिए, पहली बात यह कि जो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं या कुंडी साहब ने अभी जो फरमाया है, उसको उनके पार्टी के सरबराह वो चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब डिसऑन करते हैं। कुंडी साहब कह रहे हैं कि ये इलेक्शन नहीं मांग रहे हैं, तो कल जरदारी साहब का इंटरव्यू आप सुन लें
क्या उन्होंने कहा नहीं है कि इलेक्शन आगे हो? मुस्लिम लीग नून के किस रहनुमा ने, किस कायद ने कोई ऐसी कोई बयान हमारा आया है? ना हमारे कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने कभी कहा इलेक्शन डिले हो, या कभी शहबाज शरीफ साहब जो हमारे जमात के सदर हो, या चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहबा, या हमारे कोई और सीनियर रहनुमा जिन्होंने ये बात की हो। ये बात पहली दफा आसिफ अली जरदारी साहब ने इलेक्शन के डिले की बात की है। तो दूसरी बात ये कि मैं समझता हूँ इनके बिलावल भुट्टो हो या टुंडी साहब, उनका बयानात का कोई सीरियस नहीं लेगा। जब उनको आसिफ अली जरदारी साहब ही सीरियस नहीं लेते तो कोई सीरियस नहीं लेता है। नवाज शरीफ साहब के फोकस इस वक्त इलेक्शन है। हमारे कायद मोहतरम 6 से 8 घंटे रोजाना की बुनियाद पे पार्लियामानी बोर्ड को खुद चेयर कर रहे हैं और इंटरव्यू ले रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन वो खुद चलाएंगे। बशीर मेमन साहब सियासत में आए हैं, उन्होंने उस सियासत का इंतखाब मुस्लिम लीग नून से किया है और सिंध से किया है। तो सिंध क्या नो गो एरिया है कि सियासत के लिए किसी मतलब कोई मुखालिफ नहीं आ सकता? क्या हम तो कहते हैं पंजाब में आए बिलावल भुट्टो साहब, बार बार आए, आपने कैंडिडेट तो पैदा करें उधर। तो हमें भी ये हक है पंजाब सिंध में अगर हम आए हैं तो उनको वेलकम करना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ये कि आप राव अनवार ने जो बातें की है, लेकिन खिलदार साहब, पीपल्स पार्टी का ये शिकवा है कि जब बिलावल ने पंजाब का रुख किया तो मुबैना तौर के ऊपर नून लीग ने राव अनवार को लॉन्च कर दिया ताकि पीपल्स पार्टी को डैमेज किया जाए, बिलावल भुट्टो को बैक फुट पर धकेला जाए। इस बात में किस हद तक सदाकत है? देखो, राव अनवार के बयानात का नोटिस मुतल्लिका इदारे, नेब या एंटी करप्शन या FIA, उनका काम है। ये ना हम अभी हुकूमत में, ना हमारी कोई मुतालबा है, ना हमारी कोई डिमांड है, ना राव अनवार से राव अनवार के आशीर्वाद के जो आशीर्वाद था वो भी आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल हाउस से था। ये ऑन द रिकॉर्ड है। आप जरदारी साहब की जो उसके मुतल्लिक बातचीत है वो आप कुंडी साहब को और कौम को सुना दे। कभी क्या हमारी पार्टी ने उन्हें बहादुर बच्चा कहते थे और इन्होंने बहादुरी का मुजाहरा हर मौके पे किया है। अभी जब जहां से उनको कहीं से इशारा मिला उन्होंने बहादुरी का सबूत दिया है बयान देकर। बहादुर बच्चा उनका, ये सिंध में राव अनवर उनका था, पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर है वो बेटा आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं, उसको कहते हैं ये मेरा बच्चा है। तो फिर उसके बाद भी वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। और सिंध में अगर हम कोई बशीर मेमन सदर आए मुस्लिम लीग नून के, वो अगर सियासत कर रहे हैं, एक तमीरी सियासत कर रहे हैं, तरक्की की सियासत कर रहे हैं, एक बयानिया लेके गए हैं कि हम पंजाब जैसा सिंध को बनाएंगे, तो ये बशीर मेमन का कसूर तो नहीं है। सिंध के वासियों का हक है कि 15 साल से जो इनकी हुकूमत है, गवर्नेंस है, जो तकालीफ सिंध के अवाम को है, उनमें जो एहसास महरूमी है, क्या पंजाब पाकिस्तान है? वो चाहते हैं कि सिंध में भी नवाज शरीफ साहब उसी तरह, शहबाज शरीफ स्पीड जो है उस तरह तरक्की और खुशहाली का काम करे। तो बिलावल साहब को ये क्यों पसंद नहीं है? बिलावल भुट्टो। लेकिन खेलदास, ये है तो बड़ी हैरान कुन बात कि नवाज शरीफ साहब ने सिंध का जिसको पार्टी सदर बनाया, एक बिल्कुल नया शख्स जो माजी के अंदर आपके बहुत से आपके सीनियर जो क़यादत थी आपके साथ थे, उनको किसी को मौका नहीं दिया गया, सबको नजरअंदाज किया गया। देखिए, 6 महीने पहले बिलावल भुट्टो साहब डिमांड कर रहे थे, शहबाज साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, मुझे शहबाज स्पीड चाहिए सिंध में। तो अब वो हम स्पीड ला रहे हैं। हम चाहते हैं कि सिंध की आवाम हमें वोट दे, सिंध की आवाम हमारा इंतखाब करे। जी बिल्कुल ठीक। उसी को पंजाब की तरह सिंध को बनाएंगे, कराची को लाहौर जैसा बनाएंगे, हैदराबाद को फैसलाबाद जैसा बनाएंगे। सिंध के वासियों का मुकद्दर नहीं है बदहाली या बेरोजगारी, या जो यहाँ पे आम आदमी को कराची से लेकर कश्मीर तक मसाइल का शिकार है। खेलदार साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। मैं साकिब बशीर साहब से जानना चाहूंगा। साकिब बशीर साहब, आज का दिन बहुत अहम था, सबकी नजरें जमी हुई थी शहर दस्तूर पर, उसके बाद अडयाला जेल पर। शहर दस्तूर के ऊपर जो 2 केसेस की समाअत हुई उसका क्रक्स तो सामने आ चुके हैं। जानना चाहेंगे साइफर केस के हवाले से भी समाअत थी अडयाला जेल में, और साबिक चेयरमैन PTI और उनके वाइस चेयरमैन PTI शाह कुरैशी के ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। क्या उसकी वजूहात थी, और अब कल जो फर्द जुर्म आयद होनी है उसके किस हद तक इम्कानात हैं? कल तो जो जज साहब हैं वो तैयार हैं फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए। आज तकरीबन 3-4 जो दरखास्तें थीं वो दी गई जो साबिक चेयरमैन PTI हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से। एक तो वो ये थी कि जो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे, नकूल दी गई थी, उनमें कोई मिसिंग थे पेज, तो वो अदालत ने दोबारा चेक किए अपने अमले के जरिए। तो अमले ने भी बताया कि हाँ मिसिंग है, तो दोबारा उनको वो पेज दिए गए। कल जो है, आज जो है वो दे दिए गए। इसके अलावा उनका ये था कि जो साइफर की गाइडलाइंस है कि साइफर ने कैसे
ट्रैवल करना है फॉरेन ऑफिस से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या किसी और ऑफिस में, और उसके बाद कैसे डिस्पोज, अब सारा कुछ उसमें जो लिखा होता है वो शाह महमूद कुरैशी साहब पहले दिन से मांग रहे हैं कि साइफर की गाइडलाइंस दें, वो नहीं दी गई। उनकी दरख्वास्त थी, वो अदालत ने डिस्पोज ऑफ कर दी है, उस पर कोई अभी डायरेक्शन आएगी कि अदालत ने क्यों उसको किया है। तीसरी जो दरख्वास्त थी इनकी सबसे इंपॉर्टेंट ये थी, वो कहते हैं कि ये अगर ओपन ट्रायल है तो यहाँ मैक्सिमम मीडिया की प्रेजेंस ज़रूरी है। फिर वहाँ पे ये एक ऑब्जेक्शन आया कि क्योंकि जो मीडिया है वो तकरीबन 4-5 स्टेप्स लगा दिए गए हैं कि जहाँ पे मीडिया है, मीडिया के आगे पब्लिक है, मीडिया के आगे भी कोई शीशा लगा हुआ है, पब्लिक है, पब्लिक के आगे जगह खाली है, फिर वकला है, फिर रोस्ट्रम है, फिर जज साहब है, काफ़ी दूर है, आवाज सुनाई नहीं देती। फिर उस अदालत का मंजर बता रहे हैं जी बिल्कुल, जहाँ पर इसकी अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत हो रही है। अडियाला जेल के अंदर की जो अदालत है, तो जो मीडिया है फिर उसमें भी 5 लोगों को आज इजाज़त दी गई, तो इंटरनेशनल मीडिया को भी इजाज़त नहीं दी जा रही, और बाकी जो लोग हैं 4-5 और लोग भी वहाँ पे जाना चाह रहे हैं तो उनको भी इजाज़त नहीं दी जा रही। तो आज इमरान खान साहब के वकील थे या शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला थे, उन्होंने ये पॉइंट रेज किया। अदालत ने कहा है कि कल हम इसको एड्रेस करेंगे कि ओपन कोर्ट के मामले में कोई SOPs बना दिए जाएं, कोई फोकल पर्सन बना दिया जाए कि कौन से लोग इसको आके कवर करेंगे, कैसे आएंगे और कौन कौन से SOPs उनको फॉलो करना पड़ेंगे। तो इसके साथ जी बिल्कुल एक ये जरूर बताइएगा कि जो आपने अदालत का मंजर बताया है और जितनी टाइट सिक्योरिटी है और मीडिया को भी इतने डिस्टेंस पर रखा गया है, ये कुछ सिक्योरिटी रीजंस हैं या कुछ और वजूहात? और उसके साथ आज ये कुछ इतलात सामने आई थी कि जिस अदालत के अंदर जो कमरे अदालत था उसको बाहर से ताला लगा दिया गया था, फिर इस ताले को खोला गया, ये क्या माजरा था ताला लगाने? ये जो वकील है उनके सलमान सफदर, उन्होंने ये दावा किया, मतलब किसी मीडिया वाले नहीं देखा लेकिन उन्होंने दावा किया कि इनकी जो फैमिली थी जो खान साहब की, वो वहाँ पे लाई गई, उनको कहा कि आप वेट करें एक कमरे में, उस अदालत में नहीं अलग कमरे में, तो वहाँ पे उनको कहा गया आप वेट करें, तो बाहर से कुंडी लगा दी गई। तो वो उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि ये अजीब तरीकाकार है और काफ़ी टाइम वो उनको अंदर गुजारना पड़ा, तो इस पे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था। बहुत जो है वो ओपन कोर्ट, असल में सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन आज आया है वो उनकी जानिब से यही है कि अगर ओपन कोर्ट है तो मीडिया को मैक्सिमम एक्सेस आप दें, क्योंकि पिछली दफ़ा मीडिया को एक्सेस हुई थी तो जो टॉक भी हुई थी, इंटरेक्शन भी हुई थी साबिक चेयरमैन PTI की, आज वो इंटरेक्शन नहीं हुई। तो इट मीन के बजाय ये भी इसमें एक चीज़ आ रही है कि शायद इंटरेक्शन रोकना भी शायद जो मकसद हो सकता है। बिल्कुल ठीक, ये मकसद भी हो सकता है मुमकिन तौर के ऊपर। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद साकिब बशीर से जानेंगे कि साइफर केस का ट्रायल कब तक मुकम्मल होने का इम्कान है, और उसके साथ नून लीग के लिए आने वाले दिनों में जो कानूनी मुश्किलात थी क्या मुकम्मल तौर पर हल हो चुकी हैं और अब उनको बिल्कुल क्लियर है, ये अभी भी कुछ मुश्किलात हो सकती हैं मुमकिन तौर के ऊपर, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। खिलदार साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, नवाज शरीफ साहब बरी तो हो चुके, मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर भी बरी हो चुके, लेकिन इस केस के अंदर इस केस ने बहुत से सवालात उठाए हैं और पाकिस्तान को अपने निज़ाम इंसाफ और प्रोसिक्यूशन के निज़ाम के ऊपर नज़रसानी की अशद ज़रूरत के तवज्जो मबजूल की है। जानना ये चाहूँगा कि जितने अरसा नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज ने जेल में वक्त गुजारा, उसका अजाला कौन करेगा, और क्या आने वाले दिनों में जो आप कहते हैं कि चौथी मरतबा नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे और वो खुद इसके इफेक्टी रही हैं, तो क्या नून लीग हमारा जो अदालती निज़ाम है, निज़ाम इंसाफ है, जो हमारा प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है, उसको ठीक करने के अंदर क्या अपना रोल प्ले कर पाएगी? जी, बड़ा आपका अहम सवाल है। मैंने पहले भी कहा कि नवाज शरीफ साहब ने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा था और अल्लाह ने उनको सुरखरूट किया है। जहाँ तक ये जिस फैसले से नवाज शरीफ, उनके ख़ानदान, पार्टी और मुल्क ने सफ़र किया है, तो बिल्कुल ये तारीख में दुरुस्त होना चाहिए। ऐसे किस्म के जो झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं, ये लोग तारीख के कटोरे में, एहतसाब के कटोरे में आना चाहिए। तो ये काम जैसे आपने बताया, भुट्टो केस जो है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पर 11 साल पहले आसिफ अली ज़रदारी सदर ममलकत ने जो रेफरेंस दायर किया था, उस पर आज समाअत हुई है। इसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो फैसला हुआ है, वो 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म थे और सिर्फ उसकी ज़ात को हिट नहीं किया गया। ये पूरी साजिश जो है कौम के सामने तो आ चुकी है, मगर ये तारीख में भी दुरुस्त होना चाहिए और ये बताया जाए। तो ये काम बेसिकली इन आला अदालतों का है। हमें उम्मीद है कि ये भी इंसाफ हमें मिलेगा और नवाज शरीफ साहब कल भी सुरखरू थे, आज भी सुरखरू रहेंगे। जो आपने कहा इलेक्शन में, देखें नवाज शरीफ साहब इलेक्शन एक्ट के बाद जब हमारे फॉर्म भरेंगे शेड्यूल आने के बाद, नवाज शरीफ साहब कानूनी माहिरीन मजीद इस पर बात करेंगे। साकिब साहब, आपने देखा जो सारा एक सियासी मंजरनामा भी बना हुआ है,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ये इल्ज़ाम आयद करती हैं कि बहुत फास्ट ट्रैक के ऊपर न सिर्फ उनको नवाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट किया गया, उनके मुकदमात ख़त्म किए गए, लाडला उनको करार दिया। जब ये जाएंगे मैदान के अंदर, इस वक्त जो फ़ज़ा बनी हुई है, इस मौके के ऊपर, इस फास्ट ट्रैक के ऊपर इन मुकदमात ख़त्म होने से क्या नून लीग को कोई पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, या पीपल्स पार्टी और पीटीआई उल्टा इस बरियत के जो फास्ट ट्रैक बरियत थी इसको वो पॉइंट आउट करेंगी और लोगों को इस बात के ऊपर वो कन्विंस करेंगी कि नहीं, ये एक इसके अंदर सुकम थे और इसको फैसिलिटेट किया गया है। मुमकिन तौर के ऊपर क्या इनको एडवांटेज मिलेगा इंतखाबी मुहिम के दौरान? मेरा ख्याल है एडवांटेज भी मौजूद हैं और डिसएडवांटेज भी। मेरी बड़ी शॉर्ट मेमोरी है हमारी पब्लिक के भी, मैं उम्मीद तौर पर कहूँगा क्योंकि जिस फास्ट ट्रैक से अभी नवाज शरीफ साहब के केसेस ख़त्म हुए हैं, इसी फास्ट ट्रैक से उनको सज़ाएं भी हुई थी, और वो इसी फास्ट ट्रैक से जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको हटाया गया, उनको नहल किया गया। 2018 में वो इलेक्शन नहीं लड़ सके, 2018 से 23 तक वो कहीं ना कहीं मतलब बैरून मुल्क रहे, जो भी सिचुएशन बनी। अब मैं तो सिंपल कहूँगा कि फास्ट ट्रैक से सज़ाएं और फास्ट ट्रैक से सज़ाएं जो है वो अब ख़त्म हुई हैं, लेकिन जो पब्लिक सेंटीमेंट है वो डेफिनेटली वही देखता है कि जो रिसेंट पास्ट में हुआ तो उसका मेरा ख्याल है नेगेटिव इफेक्ट उनको ज़्यादा होगा। पब्लिक देख रही है कि जो केसेस 2018 से 23 तक कभी फिक्स नहीं हुए, तो वो अक्टूबर मेरे ख्याल में 26 को वो मियां साहब जो है पेश हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और आज जो है वो 29 नवंबर को एवनफील्ड का फैसला आया, 29 नवंबर को एवनफील्ड का फैसला आया, और आज 12 दिसंबर है। मतलब 26 अक्टूबर से लेकर 12 दिसंबर तक सारे केसेस जो है वो ख़त्म हो गए, मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ साहब बरी हो गए। तो इसका मेरा ख्याल में नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। और जो फास्ट ट्रैक वाला मामला है, ये हकीकत है कि जो सिस्टम है, जो अदालती हमारा निज़ाम है, जो प्रोसिक्यूशन है, सारे जब एक पेज पे हुए तो देन उनको फास्ट ट्रैक पे ये इंसाफ मिला है। नेगेटिव इफेक्ट्स ज़्यादा होंगे, लेकिन पॉजिटिव को मैं इस लिहाज से देखूंगा, अल्टीमेटली नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने तकरीबन 10 माह केस काटी, जो है वो जेल काटी थी। इस केस में तकरीबन 7 माह वो जेल में रहे थे। 2 दफ़ा वो मेडिकल ग्राउंड पे उनकी वो भी हुई, फिर नायली भी हुई, फैमिली की मतलब नायली मरियम नवाज की भी 5 साल रही, तो वो उनका एज भी बहरहाल मौजूद है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हुसैन मुफ्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया, माहिर कानून है। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान की तारीख के अंदर नैब का एक सबसे बड़ा केस था, साबिक वज़ीर आज़म, उनकी बेटी, उनके दामाद के खिलाफ केसेस बनाए गए, सज़ाएं सुनाई गई, और अब वो इन सज़ाओं से बरी हो चुके, और नैब के जो केसेस थे वो गलत साबित हुए। आला दरिया की तरफ से भी बात हमेशा की गई कि नैब के इदारे को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन सवाल सर ये है आपसे, जो कुछ हुआ माजी के अंदर गुज़श्ता 24-25 सालों के दौरान, अवाम का भी एक एतमाद होता है करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले इदारों के ऊपर, अपने निज़ाम इंसाफ के ऊपर, अपने प्रोसिक्यूशन के सिस्टम के ऊपर, वो इन फैसलों के बाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ कौन सी ऐसी आप तजवीज़ देना चाहेंगे जिससे हम अपने अदालती निज़ाम के अंदर बेहतरी ला सकें, और सियासी जमातों को किन इक़दाम की ज़रूरत है कि मुस्तक़बिल के अंदर ऐसे सियासी बुनियादों के ऊपर इंतकाम के पर्पस के लिए केसेस ना बनाए जा सकें? देखिए, करप्शन की केसेस में 3 मुख्तलिफ दायरा इख्तियार हैं, 3 मुख्तलिफ इदारों के। प्रोविंशियल लेवल पे एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है, फिर फेडरेशन के पास फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, फिर नैब है। तो नैब और FIA की जुरिस्डिक्शन बेसिकली ओवरलैप करती है। तो हम अपने खजाने पे, हम एक गरीब मुल्क हैं, हम एक डेवलपिंग नेशन हैं, ठीक, हम नैब का बर्डन क्यों अपने कंधों पे रखें, अगर नैब जो है अपने फंक्शंस में, अपनी परफॉर्मेंस में बिल्कुल जीरो है। तो मेरा ख्याल ये है कि FIA और नैब को जम करके एक इदारा बना देना चाहिए, ठीक, और खजाने पे बर्डन इससे कम होगा। दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप एक बच्चे को एक 100 रुपए का नोट देते हैं और कहते हैं कि बेटा ये ले लो, तो वो खुशी से उस 100 रुपए के नोट की तरफ अट्रैक्टिव होगा। क्यों अट्रैक्टिव होगा? इसलिए कि उसको कॉन्फिडेंस होगा कि ये एक 100 रुपए का नोट जो है ये मुझे मार्केट से कुछ कन्फेक्शनरी आइटम्स दिलवाएगा जो मैं खा के या मतलब कि इस्तेमाल करके खुश होऊंगा। और बरक्स इसके, अगर आप उसे एक सफेद कागज का नोट टुकड़ा दे देंगे कि भाई ये ले लो, तो वो उसको रिफ्यूज कर देगा, क्योंकि उस पे उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक। तो इसी तरह हमारा जुडिशियल सिस्टम है कि
इन्हीं फैसलों से, इन्हीं जो मतलब कि प्रोसिक्यूशन से हमारे जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्रेडिबिलिटी रिफ्लेक्ट होती है। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि नैब जो है अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने में नाकाम रहा है। इसको फौरी तौर पे इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये खजाने पे बर्डन है। अगर सियासी इंजीनियरिंग का इल्जाम है तो ये इस केस से ये साबित भी हो गया है कि सियासी इंजीनियरिंग हुई थी। मैं नवाज शरीफ की टीम जो थी, जो ट्रायल कर रही थी, मैं उसका हिस्सा भी रहा हूँ और आई कैन अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ काजू का पलंदा था, इसमें कोई एविडेंस नहीं थी। ठीक। और दूसरी बात यह कि कोर्ट्स जो हैं हमारी, ये एविडेंस की अदालतें हैं। एविडेंस की कुछ क्राइटेरिया हैं कि वो रेलेवेंट होनी चाहिए, वो एडमिसिबल होनी चाहिए जी, वो कंक्रीट होनी चाहिए, वो ओवरवेलमिंग होनी चाहिए। जब तक ये 4 इंग्रेडिएंट्स किसी सेट ऑफ एविडेंस में नहीं होंगे, कोई जो जीरक जज है वो इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हसन मुफ्ती साहब, बड़ा वैलिड आपका पॉइंट है। निज़ामी इंसाफ में और उसके साथ जो बाकी कुछ आपने तजवीज़ दी उसमें इस्लाहात की अशद ज़रूरत है। साकिब साहब, लास्टली अपने शॉर्टली जानना चाहूँगा, क्या कल वाकई ही साबिक चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन पीटीआई के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी, और अगर फर्द जुर्म आयद हो गई कितने दिनों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये केस कंक्लूड हो जाएगा? एक वैसे मैं हुसैन मुफ्ती साहब के जो वो बात कर रहे थे उस पर उन्होंने कहा कि कागज़ों का पलंदा था और एक जीरक जज जो है अगर वो उसको देखता तो वो बहरहाल ये तब की बात है जब ये सजाएं दी जा रही थी। कल की जो आपने बात की वो मेरा ख्याल है फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी। जो इनके वकला हैं उनकी तो कोशिश है और पहले भी होती रही है कि वो मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्शंस उठाएं, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस लेके आएँ। आज हो जानी थी लेकिन अदालत ने आज के कल पे इसीलिए रखी है कि आज कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए थे तो मिसिंग वो दे दिए, तो कल मेरा ख्याल है कि हो जाएगी। इसमें अब अगला आपका सवाल कि कितना अरसा लगेगा, अब इसमें एक बड़ी कंफ्यूजन है। हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था कि 1 मंथ में इसको कंक्लूड किया जाए। जो जज हैं वो इस पे कन्विंस हैं कि 1 मंथ में ही करना है, लेकिन जो पीटीआई के वकला हैं वो और वैसे भी वो ये था कि जज साहब ने जब ये कहा था कि 1 मंथ में कंक्लूड किया जाए, उस वक्त ट्रायल में फर्द जुर्म आयद हो चुकी थी, 5 गवाहों के बयानात हो चुके थे, तो उसके बाद का ट्रायल था। तो अब ये ट्रायल दोबारा शुरू हुआ है, तो अब क्या दोबारा 1 मंथ वाली वो जो है वो मौजूद है या नहीं, इस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगी। लेकिन बिल्कुल ठीक साहब, इसी आपका बहुत शुक्रिया। उसके साथ हुसैन मुफ्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंतखाबात सर पर हैं और सियासी जमातें अपनी कामयाबी के लिए मुकम्मल जोर लगा रही हैं। ऐसे में चंद रोज के मेहमान निगरान हुकूमत दिन रात तरक्याती कामों और दीगर मनसूबों पर पैसा और तवानाई दोनों खर्च कर रही है। 2022 में पाकिस्तान में सैलाब ने जो पहली तबाही मचाई, इससे कमोबेश $40 बिलियन का नुकसान हुआ। 33 मिलियन से ज्यादा अफराद बेघर हुए, हजारों अमवात हुई, फसलें तबाह हुई। सिर्फ सिंध में 7,503 स्कूल्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे, जबकि 12,305 स्कूल्स को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा था। सिंध स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट अब तक सिर्फ 1,607 स्कूल्स को बहाल कर सकी है। गुज़श्ता हुकूमत ने भी सैलाब मुतासरीन के लिए फंड रेजिंग का सिलसिला तो शुरू किया, लेकिन इसके बावजूद मुतासरीन की बहाली मुकम्मल तौर पर मुमकिन ना हो सकी। इसके तमाम अमल के लिए निगरान हुकूमत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से स्कूल्स की बहाली के लिए खतीर रकम मुख्तस की, जो कि 83,187 मिलियन रुपए यानी 83 अरब रुपए से ज्यादा रकम बनती है, जिसमें एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से 75 अरब रुपए का फंड्स फराहम किए जाएंगे। सवाल ये नहीं कि इस काम में ताखीर की वजह क्या थी, सवाल ये है कि जो खतीर रकम मुख्तस की गई इसका चेक एंड बैलेंस कौन करेगा, क्योंकि अब इस खतीर रकम को खर्च करने के लिए निगरान हुकूमत के पास वक्त नहीं है। और क्या ये रकम वाकई इस मंसूबे पर खर्च होगी या नहीं, क्योंकि यह मंसूबा बराह रास्त कौम के मुस्तकबिल से जुड़ा है। बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। दूसरी जानिब मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल्स, कॉलेज एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमीशन और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 65 अरब रुपए के मंसूबे की समरी भेजी है, जिसकी एकानिक इजलास में मंजूरी हो चुकी है। तालीम के शोबे में सरमायाकारी एक अच्छा इकदाम है, लेकिन इसमें शफाफियत और एक मजबूत फ्रेमवर्क की भी अशद जरूरत है। नाज़रीन, ये मंसूबे कब मुकम्मल होंगे, ये एक अहम सवाल है। इन 2 मंसूबों के अलावा एक्निक ने मजमूई तौर पर 372 अरब रुपए मालियत के मंसूबों की मंजूरी दी है, जिसमें एक मेगा स्कीम भी शामिल है, जो इस माली साल के तरक्याती अखराजात का हिस्सा भी नहीं है।
पब्लिक फाइनेंस एक्ट की भी ये खिलाफ वर्जी है। एक ऐसी हुकूमत जिसकी मुद्दत में वक्त कम रह गया है, तो क्या ये निगरान सेटअप तालीम और सेहत समेत इन मुख्तलिफ मनसूबों पर अमल दरामद करवा सकेगी? होना तो ये चाहिए था कि आइंदा इंतखाबात में अवामी मैंडेट से बनने वाली हुकूमत तमाम तरक्याती कामों का आज खुद जायजा लेती और अपनी निगरानी में तमाम तरक्याती काम और मनसूबों पर पैसा लगाती। लेकिन इससे पहले ये जो पैसा खर्च किया जा रहा है, इसका ऑडिट हो पाएगा या नहीं? नाज़रीन, ये बहुत अहम सवाल है और आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।